अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 इक्विटी हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा मैक्सिम आज हम देखेंगे ही हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी कि मतलब जो बंदा इक्विटी चाहता है उसको ज़रूरी है कि वो इक्विटी करे भी सही। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन की बारी तरफ जाएँ तो द कोर्ट ऑफ इक्विटी इज़ अ कोर्ट ऑफ कॉन्शियस। जो कोर्ट ऑफ इक्विटी है वो कोर्ट ऑफ कॉन्शियस है। बेसिकली वो एक ऐसी कोर्ट है जो रिलीफ देती है। द रिलीफ ग्रांटेड बाय द इट्स डिस्क्रिशनरी। ये जो रिलीफ ग्रांट किया जाता है इक्विटी कोर्ट की तरफ से, ये डिस्क्रिशनरी होता है, ये कंपलसरी नहीं होता, मैटर ऑफ राइट नहीं आपको दिया जाता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट अगर आप चाहे तो आपको दे सकती है, कोर्ट अगर चाहे ना चाहे तो आपको नहीं दे सकती है, कोर्ट की मर्ज़ी है। दिस मैगजीन प्रोवाइड्स that if the plaintiff wants to claim something from the court of the equity he must be ready to and willing to grant the to the other party। ये मैगजीम कहता है कि अगर एक प्लेंटिफ ये चाहता है कि क्लेम करना चाहता है, कुछ कोर्ट से कोई चीज़ लेना चाहता है, कोई इक्विटी क्लेम करना चाहता है, तो ज़रूरी है कि वो भी इस चीज़ के लिए विलिंग हो कि वो अगले बंदे को जो दूसरी पार्टी है उसको इक्विटी ग्रांट कर सके, उसको रिलीफ ग्रांट कर सके। विच ही बिलोंग्स टू द अदर पार्टी टू इक्विटी, और जो वो ऐसी इक्विटी जो दूसरी पार्टी से बिलोंग करती है जो दूसरी पार्टी का हक बनता है। इफ़ समवन इज एक्सपेक्टिंग द ब्लेसिंग ऑफ द कोर्ट ही मस्ट ऑलवेज बी रेडी एंड टू रिटर्न द इक्विटी टू द अदर्स। वो कहता है कि कोई अगर इक्विटी कोर्ट से कोई ब्लेसिंग लेना चाहता है, कोई ब्लेसिंग कोई ऐसी चीज़ लेना चाहता है, तो ज़रूरी है कि वो इक्विटीज़ के कोर्ट से क्या वो दूसरे बंदे को भी इक्विटी दे जो दूसरे बंदे की हक बनता है। अब मीनिंग ऑफ द अगर मैगजीम की हम लोग बात करें, द मैगजीम मीन्स दैट टू ऑब्टेन द रिलीफ द प्लेंटिफ मस्ट हिमसेल्फ बी प्रिपेयर टू डू इक्विटी विद अदर पार्टी। ये मैगजीम का मतलब है कि अगर कोई आप किसी ने इक्विटेबल रिलीफ अगर कोर्ट से लेना है, ज़रूरी है कि दूसरी पार्टी से भी उसके साथ भी वो अच्छा करे, उसके साथ भी जो उसके पार्ट पे चीज़ है वो पूरी करे, ताकि अगले बंदे को भी जो रिलीफ है वो मिल सके। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैगजीम की अगर हम बात करें, द कोर्ट ऑफ इक्विटी इज़ नॉट टू हेल्प द अनजस्ट पर्सन। कोर्ट ऑफ इक्विटी कहती है कि उसको हम लोग रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेंगे जो अनजस्ट है, जो नाइंसाफ़ बंदा है उसको नहीं करेंगे। जो दूसरे के साथ इंसाफ़ी करेगा, फेयरनेस करेगा, उसी को हम भी उसको भी फेयरनेस देंगे। इन इक्विटी द प्लेंटिफ इज रिक्वायर्ड टू डू द जस्टिस टू द डिफेंडेंट एज द मैटर इज रिस्पेक्ट ऑफ विच एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विटी इज आस्क्ड। ठीक है, वो कहते हैं कि प्लेस में क्या होता है, इक्विटी के अंदर जो प्लेंटिफ होता है उसको उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो डिफेंडेंट है उसको भी इक्विटी प्रोवाइड करे एंड अ मैटर ऑफ एन रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट करे और असिस्टेंस करे उसकी इक्विटी के लिए जो उसने डिमांड किया, जो उसने मांगी है। कोर्ट ऑफ इक्विटी डिमांड्स दैट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ एक्ट एज अ कॉन्शियस पर्सन। वो कहते हैं कि दोनों एक कॉन्शियस पर्सन के तौर पर काम करें और तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा करें एक अच्छे तरीके से, ताकि वो हो जाए जो प्लेंटिफ के साइड पे जो चीज़ बनती है वो प्लेंटिफ करे और जो डिफेंडेंट की साइड पे चीज़ बनती है वो डिफेंडेंट करे, ताकि खुद असलूबी से एक अच्छे तरीके से ऐसी चीज़ें हल हो सकें। ठीक है, ए सूट बी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज वाइड। ठीक है, ये कहता है कि ए ने सू किया बी को कि यार एक डिक्लेयर करता है कि यार मेरा और तुम्हारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना वो वाइड था, एंड टू डिलीवरिंग अपॉन द सिक्योरिटी विच ही मॉर्गेज्ड टू बी फॉर लोन। ठीक है, और ये उसके पास उसको सूट करता है कि यार मैंने जो मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वाइड था, इसलिए जो मैंने आपको सिक्योरिटी दी थी ना, ठीक है, जो मैंने चीज़ आपका मॉर्गेज की थी वो मुझे वापस कर दें। वो इसको सू करता है, आगे जाता है उधर जाके कोर्ट में इसको सू करता है। द कोर्ट रिफ्यूज टू ऑर्डर बी टू डिलीवर अप द सिक्योरिटी एक्सेप्ट अपॉन द टर्म ए शुड रीपे द मनी विच ही हैज़ टेकन फ्रॉम बी। अच्छा, कोर्ट कहती है कि देखें जब तक आप वो पैसे वापस नहीं करेंगे जो आपने पैसे लिए थे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आपने कहा था ना कि उसने आपको मॉर्गेज किया था और आपने उसको कुछ पैसे दिए थे, जब तक आप वो पैसे वापस नहीं करेंगे तब तक आप वो पैसे वापस कर दें, ये आपको सिक्योरिटीज़ वापस कर देता है। मतलब कि हु सीक सिक्योरिटी मस्ट डू इक्विटी, वो भी इक्विटी करे, वो अपने पैसे वापस करे, तब आपको वो अपनी चीज़ें वापस करे, कौन से काम हो और इक्विटी रिलीफ ग्रांट हो जाएगा। ए इज़ आस्किंग फॉर द इक्विटी एज वेल ए शुड डू इक्विटी टू हिमसेल्फ टू बी। ठीक है, वो कहता है अगर एक इक्विटी मांग रहा है तो वो बी के साथ इक्विटी करे भी सही। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द मैगजीम। अब मैगजीम की तरह क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है मैगजीम की। वाइफ इक्विटी ऑफ टू सेटलमेंट। सबसे पहले एक वाइफ इक्विटी टू सेटलमेंट की अगर हम बात करें, वैन बिफोर पासिंग द वायरस मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट्स इन इंग्लैंड a person sought to aid to the court of equity to obtain a possession of the property which he is entitled in the right of his wife। अच्छा, जब तक मैरिड वुमन मैरिड के प्रॉपर्टी के एक्ट्स पास नहीं हुए थे ना इंग्लैंड में, उससे पहले ये होता था कि जो हस्बैंड होता था ना वो इंटाइटल होता था बीवी की प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी का पोजेसन ले सकता था। एक बंदा जाता है कोर्ट के पास, वो कहता है कि जी मुझे उसका पोजेसन दे दें उसकी प्रॉपर्टी का, क्योंकि मैं उसके लिए इंटाइटल्ड हूँ। वो इक्विटी मांगता है कोर्ट से। ठीक है, द कोर्ट रिफ्यूज टू असिस्ट हिम एक्सेप्ट इन द ऑन द कंडीशन दैट ही हैड मेड अ फेयर सेटलमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो कहता है कोर्ट से कहते हैं कि जी हम आपको तब तक असिस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ पार्ट फिक्स कर देंगे अपने किसके लिए, बीवी के लिए, और उस प्रॉपर्टी में से कोई अपने बच्चों के लिए जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे कुछ पार्ट तब तक हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो अगर आप इक्विटी चाहते हैं तो आप इक्विटी बच्चों के साथ जो डिफेंडेंट हैं उनके खिलाफ या उनके लिए करें भी सही। डॉक्ट्राइन ऑफ मॉर्गेज रिडेम्पशन। अब डॉक्ट्राइन ऑफ मॉर्गेज और रिडेम्पशन की जब हम बात करें, वेयर अ पर्सन आस्क्ड टू रिटर्न द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ही इज़ आस्किंग फॉर द रिलीफ विच इज़ अननोन नोन एज रिडेम्पशन।
एक बंदा देखे, जब आप किसी के पास कोई चीज़ मॉर्गेज गिरवी रखते हैं, ठीक है, और आप उससे कोई पैसे देते हैं, ठीक है, अब कोई डेट आ जाती है और वो कहता है कि जी वो आपसे, या डेट से पहले भी आप उसे वो पैसे नहीं देते और आप उसे कहते हैं मुझे प्रॉपर्टी मेरी वापस कर दें। अब डेट आ जाती है, आप उसे कहते हैं प्रॉपर्टी मेरी वापस कर दें। डेट गुजर जाती है, आप उसे कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दें जी, और आप उसको मॉर्गेज मनी नहीं देते तो कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगा। बेसिकली इसमें ये बात हो रही है। जब आप उससे वो जो प्रॉपर्टी आपने वापस लेनी है उसको कहते हैं रिडम्पशन, आपने प्रॉपर्टी रिडीम करवानी है। बट फॉर द रिडम्पशन ही मस्ट फर्स्ट पे बैक द मनी इन एडवांस। पर रिडम्पशन के लिए ज़रूरी है कि जो उसने पैसे उसके लिए थे, उसके लिए लोन लिया था मॉर्गेज मनी करके, जो गिरवी रखवा के जो लोन लिया था वो उसने पहले वापस कर देना। इफ़ द मॉर्गेजी वांट्स मनी बैक ही शुड रिडीम द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर टू डू इक्विटी। और अब इसी तरह दूसरी तरफ केस है कि अगर मॉर्गेजी जाता है कोर्ट में और वो कहता है कि जी मुझे मेरे पैसे चाहिए वापस, तो ज़रूरी है कि पैसे तब भी उसको मिलेंगे जब तक वो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर देगा। इफ़ द मॉर्गेजर फेल टू पे द मनी ऑन द डेट बिफोर गोइंग टू द कोर्ट, ठीक है, अगर मॉर्गेजर जो होता है वो अपना फेल हो जाता है, वो पैसे नहीं देता, ठीक है, तो मॉर्गेजी ने क्या करना है, कोर्ट मॉर्गेजी शुड गिव द नोटिस टू द मॉर्गेजर बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगजीन। अब तीसरी चीज़ इसमें ये कहते हैं कि देखें, अगर एक मॉर्गेजी जो है, वो जो मॉर्गेजर है वो पैसे नहीं दे सकता, जिसने कर्जा लिया वो फेल हो जाता है, डेट आ जाती है, वो पैसे नहीं देता। अब कोर्ट जाने से पहले ज़रूरी है कि वो एक नोटिस दे मॉर्गेजी को कि जी मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट जा रहा हूँ। अगर जैसे जो लीगल नोटिस होता है कि यार मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट जा रहा हूँ, आप अगर मुझे इससे इतने 15 दिन में पेमेंट नहीं करते तो मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट चला जाऊँगा, एक नोटिस उसने देना लाजमी है, ठीक। वो नोटिस देगा तो उसके बाद, क्योंकि वो इक्विटी करे, अगर वो इक्विटी क्लेम करने जा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि उससे पहले इक्विटी खुद भी उसने इक्विटी की हो। फिर जब कोर्ट पूछे कि यार हमने जी मैंने इसे नोटिस दिया था उसके बाद भी इसने नहीं किया, तो तब फिर मैं कोर्ट आ गया हूँ, मुझे अब इससे मेरी प्रॉपर्टी या मेरे प्रॉपर्टी वापस लेके दें, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें, अब ये डॉक्ट्राइन मॉर्गेज को डॉक्ट्राइन में भी ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है। कंपनसेशन एंड रिपेयर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। अच्छा, अब जब होती है ना कि देखें, व्हेन द पर्सन इज़ इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, एक बंदा एक पोजेशन होती है, एक बंदे के पास प्रॉपर्टी के, हु इज़ मिस्टेकनली बिलीव दैट ही इज़ एंटाइटल्ड टू स्पेंड मनी इन द परमानेंट इंप्रूवमेंट्स एंड ट्रू ओनर क्लेम द ओनरशिप ऑफ ऑन द इक्विटी। अब एक बंदे के पास कोई पोजेशन थी किसी प्रॉपर्टी की, किसी लैंड की, ठीक है, उसने क्या किया, वो समझता था कि यार ये लैंड मेरी है, ठीक है, और वो समझता था कि ये लैंड मेरी है और मैं जो है ना इसके लिए एंटाइटल्ड हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता था कि वो एंटाइटल है, उसने इसके ऊपर ना क्या किया कि कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट्स और कोई रिपेयर्स वगैरह करवा दिए, ठीक है। ट्री ओनर आ जाता है, ट्री ओनर क्लेम करता है इक्विटी के अंदर जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मेरी ओनरशिप है, ठीक है। अब जो इक्विटी क्या कहती है, देन दिस मैगजीन विल अप्लाई। अब वो जब इक्विटी से लेने जाएगा ना कुछ, ठीक है, इक्विटी कोर्ट से कुछ लेने जाएगा तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अप्लाई होगा, ये मैगजीन अप्लाई होगा, और ट्रू ओनर को कहा जाएगा कि यार जो इसने ऊपर इंप्रूवमेंट्स और जो चीज़ें ऊपर इसने रिपेयर्स किए ना उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको कंपनसेट करें, उसको वो पैसे दें, ठीक है। तो ये ज़रूरी था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्विटी विल नॉट डिग्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू वन पार्टी अनलेस द अदर पार्टी डू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स पार्ट। अच्छा, अब एक बंदा जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो किया था वो मुझे परफॉर्म करवा के दें। अब इक्विटी कहती है कि जी तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जब तक आप अपने पार्ट पे जो आपकी चीज़ है, जैसे अब एक बंदे ने कहा यार ये हमारे दौरान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जी हमने 10 लाख रुपए इसने मुझे दिया था और मैंने इसे घर बना के देना था, ठीक है। अब ये हुआ कि जी मैं 10 लाख रुपए इसने मैं इसे घर वो ये मुझे मेरे 10 लाख रुपए नहीं दे रहा, ठीक है। अब इसे कहेंगे मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। अब कोर्ट कहेगी कि यार देखें मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो दे रही हूँ, पर ज़रूरी है कि जब अगर ये 10 लाख रुपए आपको दे रहे तो आप इसको घर बना के दें। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दोनों साइड से होगी, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। अब हम डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की जब हम बात करेंगे, द एक्ट ऑफ चूजिंग और सिलेक्टिंग वन और मोर थिंग फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। वो कहते हैं कि देखें डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन ये होता है कि जब आपके पास 2 रेमेडीज़ हों या 2 चीज़ें हों तो उनमें से आपने किसी एक चीज़ को ग्रेटर को आपने चूज़ करना हो तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन उसको हम कहते हैं। द एक्ट ऑफ चूजिंग और सिलेक्टिंग वन और मोर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है। अब एक या 2 चीज़ें हैं, ज़्यादा हैं, उससे आपने कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, राइट्स किसी पर्सन से, किसी राइट से और किसी थिंग से कोई चीज़ अगर आपने करनी है, कोई 3 चीज़ें हैं, कोई राइट्स हैं, उनमें से अगर आपका 2 राइट हैं, आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं और एक छोड़ देते हैं तो ठीक है, तो वो भी इक्विटी आपने करनी। इक्विटी अप्लाई दिस मैगजीन दैट इफ द पर्सन पुट द इलेक्शन एंड चूजेज वन राइट ही कैन ओनली टेक द बेनिफिट ऑफ दैट राइट एंड नॉट फ्रॉम द राइट विच इज है रिफ्यूज। अब देखिए एक बंदे के पास 2 राइट थे, एक के पास ये राइट था उस बंदे के पास कि यार या वो घर रख लेता, ठीक है, या वो दुकान रख लेता, ठीक है। अब कि वो क्या करता है, वो दुकान रख लेते हैं, ठीक है, और घर छोड़ देता है। अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो कोर्ट चला जाए कि यार मैंने जो घर मेरा वो भी मेरी इंटाइटलमेंट बनती है जो मुझे उस घर पे दें। जब वो टोका है कि जब आपने इलेक्शन आपके साथ हो गया था और आपने दुकान को कर लिया था तो अब आप सिर्फ दुकान के राइट ले सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप घर के राइट भी ले सकते हैं। इक्विटी ये भी कहती है। अब मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। मार्शलिंग मीन्स अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट होती है एंड इट इज़ इन दिस परस्पेक्टिव इट मीन्स दैट अरेंज थिंग्स एंड रेगुलेट थिंग्स। ये इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को अरेंज करना और चीज़ों को रेगुलेट करना। इट इज़ इक्विटेबल डॉक्ट्राइन रिक्वायरिंग दैट इफ वन क्रेडिटर obtained a satisfaction from one fund and a second creditor obtained satisfaction from the other fund then one creditor could not deprive from other satisfaction from who seeks security must do is equity।
मार्शलिंग बेसिकली ये होता है कि देखें एक बंदा है, उसने ना अपनी प्रॉपर्टी रखवाई है जी। एक बंदे के पास प्रॉपर्टी थी, उसने उसको कोई 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल भी बाद में देखते हैं। एक बंदे ने प्रॉपर्टी एक रखवाई है, एक बंदे के पास दो प्रॉपर्टीज़ थी, उसके पास एक्स और वाई, ठीक है। उसने एक प्रॉपर्टी क्या की, उसने एक प्रॉपर्टी रखवाई ए के पास, ठीक है। उसने बी को पैसे ज़रूरत है, वो ए के पास चला गया, उसने अपनी प्रॉपर्टी रखवा दी, एक्स और वाई दोनों रखवा दी। उसको 20 लाख रुपए मतलब 10 लाख रुपए उसको और ज़रूरत पड़ गया। उसने क्या किया, अपनी वही जो वाई प्रॉपर्टी थी ना, वो जो एक्स और वाई वहाँ रखी थी, उसमें से जो वाई प्रॉपर्टी थी ना, उसी वाई उसके पास भी रहने दी और थोड़ी सी वाई उसने उसके पास भी रखवा दी, सी के पास भी। सी से उसने 10 लाख रुपए भी प्रॉपर्टी के ले लिए, मॉर्गेज की ना, मतलब लोन लिया उसने। अब ये ज़रूरी है कि अब जो क्रेडिटर है, ठीक है, जो पहला क्रेडिटर है, अच्छा, ये जो क्रेडिटर है ना, ठीक है, जो क्रेडिटर, जो पहला क्रेडिटर है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो, अगर उसके पास एक्स प्रॉपर्टी फुल है, वो ज़रूरी है कि वो एक्स प्रॉपर्टी में से पहले अपनी पेमेंट रिकवर कराएगा, और अगर नहीं होती तो फिर वाई प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि अगर वाई प्रॉपर्टी सी के पास भी है तो वो ज़रूरी है, उसके जहन में ये है कि यार मैं पहले वाई से ले लेता हूँ, एक्स तो है जो मेरी, ठीक है। तो अगर वो इक्विटी चाहता है, वो कोर्ट में जाता है कि जो मुझे एक्स से रिकवर करवा के दें, तो ज़रूरी है वो मुझे एक्स से रिकवर करवा के, ज़रूरी है कि वो वाई से दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी को भी इक्विटी करे और दूसरा उससे रिकवर कर सके। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, ए नीड्स अमाउंट ऑफ 80 लाख, ए को पैसे चाहिए थे 80 लाख रुपए। ही मॉर्गेज हिज एक्स एंड वाई प्रॉपर्टी टू बी, जैसे हमने पहले देखा, इसने एक्स और वाई प्रॉपर्टी बी को दे दी। नाउ ही नीड्स 20 लैक्स मोर, ठीक है। अब उसको बस 20 लाख रुपए और चाहिए। सो ही मॉर्गेजेस हिज वाई प्रॉपर्टी टू सी एज वेल, उसने अपनी जो वाई प्रॉपर्टी थी वो सी को भी मॉर्गेज कर देता है, ठीक है। ए फेल्स टू पे द मॉर्गेज मनी, ए क्या होता है, फेल कर जाता है जी, प्रॉपर्टी की मनी नहीं दे सकता, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम बी विल रिकवर हिज अमाउंट फ्रॉम एक्स प्रॉपर्टी एंड डू नॉट डिप्राइव सी फ्रॉम द वाई प्रॉपर्टी, ठीक है। वो ये होता है कि पहले वो अपनी एक्स प्रॉपर्टी से लेगा, एक्स प्रॉपर्टी से अगर उसके वाई से जो है ना दूसरे क्रेडिटर को लेने देगा, उसको डिप्राइव नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं वाई से ले लेता हूँ, एक्स तो है जो मेरे पास ही, ठीक है। इफ बी वांट्स टू इक्विटेबल रिलीफ, अगर बी इक्विटेबल रिलीफ है, देन ही मस्ट इक्विटी विद सी, वो इक्विटी करेगा सी के साथ भी। लिमिटेशन ऑफ द मैक्सिम, मैक्सिम की लिमिटेशन क्या है, अप्लाइज ओनली वेयर द पार्टी आस्क फॉर इक्विटेबल रिलीफ एंड प्योरली लीगल राइट्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि वो कोर्ट ऑफ इक्विटी के पास इक्विटेबल रेमेडी लेने जाए, ठीक है। जब तक वो लेने नहीं जाएगा तब तक ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और प्योरली लीगल राइट्स का कोई मसला हो तब ये वाली होते हैं। अब रिकोगनिशन इन पाकिस्तान अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी रिकोगनिशन होती है, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट द पार्टी सीकिंग टू अवॉइड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड टू रिस्टोर द बेनिफिट विच ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी। अब कहते हैं कि कोई बंदा अगर कोई किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर करवाना चाहती है, या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्टर्स को वाइड डिक्लेयर करवाना चाहती है, तो ज़रूरी है कि जो उसने उससे बेनिफिट्स लिए हैं वो वापस करे। जैसे कि हमने ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में बात की थी कि वो कहेगा कि यार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर है तो जो आपने उससे बेनिफिट्स लिए थे या जो भी चीज़ थी वो आप वापस करें उससे, ठीक है। या जो आपने उससे बेनिफिट्स आपने लिए वो पहले आप वापस कर लें, रिस्टोर कर दें, उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को करवा सकते हैं, ठीक है। या कोई भी, हमने पहले ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टी सीकिंग द रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई पार्टी जाती है वो कहती है जी हमें कॉन्ट्रैक्ट की रिसेशन चाहिए और कैंसिलेशन चाहिए किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी विल की, किसी चीज़ की, ठीक है। मे बी रिक्वायर्ड टू डू इक्विटी टू द अदर पार्टी बाय रिस्टोरिंग द बेनिफिट रिसीव्ड, ठीक है। तो अगर वो कैंसिलेशन अगर वो करवा रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसने अगर उससे उस कॉन्ट्रैक्ट से 10 लाख रुपए का उसको फायदा हुआ तो वो 10 लाख रुपए उसने वापस कर देने हैं। वो इक्विटी करेगी तभी उसको डॉक्ट्राइन वो ये वाला अप्लाई होगा, मैक्सिमम अप्लाई होगा और उसको रिसेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड मेकिंग सच इनकम है एज जस्टिस इज इन केस ऑफ मे डिमांड, ठीक है। एंड मेकिंग सच कंपनसेशन एज जस्टिस, और उस कंपनसेशन को एज अ जस्टिस देगी जब भी कोई डिमांड की जाएगी। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये अप्लाई होता है, जैसे कि हमने इलेक्शन के प्रोसेस में देखा कि इलेक्शन में ये अप्लाई होता है, ठीक है। अब एक्ट ऑफ चूजिंग द सेलेक्टिंग वन और मोर प्रॉपर्टी ग्रेटर देन पर्सन राइट्स और थिंग वेविंग ऑफ दैट इज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, ठीक है। इलेक्शन में अप्लाई पहले होता है। फिर हमने डाइशन ऑफ कंपनसेशन और रिपेयर का हम लोग ऊपर एक बार पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। कंपनसेशन और रिपेयर जब वो कोई और रियल ऑनर आ जाए तो ठीक है, तो वो वाली दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो हमने अब इसका देख लिया कि ये मैक्सिम है, इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, सिक्योरिटी मस्ट टू इक्विटी के, जो इक्विटी सीख कर रहा है, जो बंदा आ रहा है इक्विटी के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इक्विटी करे भी सही, ठीक है। तो ये इसके मैक्सिम थी, इसकी एप्लीकेशन थी, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।